आओ जी, लेट्स स्टार्ट। सब दोस्तों, हमने अभी आज दिन की क्लास में पढ़ लिया था मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मीनिंग के बाद हमने बात कर ली थी फीचर या करेक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के। एक्सटर्नल फोर्सेस है, जनरल और स्पेसिफिक है, इंटर रिलेटेड है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या फायदे हैं प्यारे दोस्तों? सबसे बड़ा फायदा, दो सबसे बड़े होते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। क्या भैया? तो मैं सबसे पहले चाहूँगा, हालांकि अपॉर्चुनिटी लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें भविष्य में आने वाले थ्रेट के बारे में अंदाजा हो जाता है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? थ्रेट के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, थ्रेट के बारे में ठीक ढंग से पता चल जाए तो हम उन थ्रेट से बचने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी को खोज लेंगे ना भैया। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या ये समझ में आ गया? फिर प्यारे दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट से, अच्छा एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, ये सबने एनालाइज भी किया होगा प्यारे दोस्तों, जब भी बुरा समय है, अभी कोविड का दौरान समय चल रहा था या उससे पहले इंडिया के अंदर 2016-17 के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो प्यारे दोस्तों लोगों के पास रिसोर्सेज पूरे थे या कम थे? तो कम रिसोर्सेज के अंदर भी लोग अपने घर के पैसे नहीं थे, 500 और 1000 के नोट खत्म हो गए थे, 10-10 के 5-5 के नोट चुका के सबने काम कर लिया था। किसी के गुल्लक में पड़े थे, बच्चे की गुल्लक में पड़े थे, दादा दादी के पास जुड़े थे, सब रिसोर्सेज को यूज कर लिया था। तो जब भी हमारे पास थ्रेट आता है तो हम क्या करते हैं? टैपिंग फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से पता चलता है थ्रेट क्या है, और थ्रेट हमेशा होता ही है। तो थ्रेट से बचने के लिए हम सारे रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करते हैं प्यारे दोस्तों। अच्छा, इस जैसे ही पता चलता है थ्रेट है तो थ्रेट को बदलते हैं या थ्रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं? तो एडजस्ट करने में हेल्प करता है। थ्रेट पता चलता है तो थ्रेट को लेकर हम प्लानिंग अच्छे से करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पता चलेगा तो ज़्यादा शार्प, डीपर, इफेक्टिव, एफिशिएंट प्लानिंग कर पाएंगे हम। तो ऐसा करने से हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी या बढ़ जाएगी? तो प्यारे दोस्तों, क्या क्या है इसके फायदे? सबसे बड़ा फायदा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का आइडेंटिफिकेशन होना, फिर टैपिंग फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, एडजस्ट विद रैपिड चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, देन प्लानिंग एंड देन परफॉर्मेंस। जल्दी जल्दी नोट बनाते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी नोट्स बनाते हुए चलेंगे, पॉइंट पॉइंट वाइज। आ गया ना काव्य? हाँ, मोस्ट वेलकम। काव्य आज सुबह की क्लास में नहीं आई? आई थी, ऐसा लगा छुट्टियां मारी। ठीक है, क्या मैं आगे चलूं? द नेक्स्ट वन इज, प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना। वैसे सीबीएसई के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही बिजनेस एनवायरनमेंट है, लेकिन सीयूईटी कर रहे हैं तो हमने कहा था एडवांस किताब भी आएगी, तो उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? दो। वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? एंड उसको क्या कहते हैं? नया नाम क्या उसका? फिर दूसरा क्या है भैया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या जर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएंगे भैया? हमारे कस्टमर आएंगे, उनके टेस्ट, प्रेफरेंसेस ये कभी भी बदल सकते हैं, और वो हमारे लिए एक तरीके की हमारे अंदर के लोगों की है, लेकिन फोर्स इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा कंपनी का मालिक और कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग, वो भी हमें इन्फ्लुएंस करेंगे ना, वो भी हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ना। फिर जिनसे हम माल खरीदते हैं उधार में और जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, वो भी एक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट बनाएंगे। वर्कर्स हमारे पास कैसे हैं, हमारी ट्रेड यूनियन कितनी लड़ती झगड़ती हैं या आराम से रहती हैं, वो भी हमारा एक इन्वायरमेंट बनाएंगे। फिर हमारे बिजनेस कंपिटिटर कौन कौन है प्यारे दोस्तों, वो भी इन्वायरमेंट बनाएंगे। सो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? इंटरनल इन्वायरमेंट। अब बात किसकी कर रहे हैं? जर्नल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 4 इन्वायरमेंट आते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। इन चारों के ही कंपोजिशन को कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। और प्यारे दोस्तों यही हैं हमारे एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 4। सबसे पहला सोशल, फिर इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। लोग जनरली पांचों को भूल जाते हैं, इसके लिए कोड वर्ड हमने क्या बनाया?
एस बोले तो सोशल इन्वायरमेंट, ई बोले तो इकोनॉमिकल, टी बोले तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पी बोले तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, एल बोले तो लीगल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं, ले दोस्त, सबसे पहले आए किस पे भैया? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पे। किस इन्वायरमेंट पे? प्यारे दोस्तों जरा आप ध्यान से सुनना, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण हमारा बिजनेस इफेक्ट नहीं हुआ या हुआ? कौन सा एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ? हिंदुस्तान में, हमारा इंडिया में यूक्रेन रशिया की वॉर से हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमारी सरकार उड़ गई ना भाई। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कौन सा नहीं, कौन सा एनवायरनमेंट? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के कारण गड़बड़ी। क्यों हुआ? इन्फ्लेशन आया वर्ल्ड में और इन्फ्लेशन से हम भी इफेक्टेड हुए। क्लियर है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हुआ। इस तरीके की केस स्टडी आएगी। सोशल, देखो अगर हम कहें कौन सा एक एनवायरनमेंट, तो जो सबसे ज्यादा हुआ वो। अच्छा, सोशल एनवायरनमेंट के आपके फैशन और टेस्ट बदल गए क्या? आप बताओ, अभी आप शायद क्या खा रहे थे भाई? चने मुरमुरे। तो चने मुरमुरे खाने की जगह हो सकता है यूक्रेन में वार हो गई तो कुछ और खाना शुरू कर दिया? नहीं, नहीं, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। आपका ड्रेस पहनने का सेंस चेंज हो गया? नहीं भैया, नहीं, नहीं, हम इतने इफेक्टेड नहीं हुए। तो सोशल एनवायरनमेंट नहीं मेरे भाई, पूछता रहिए इस तरीके से दोस्त। क्लियर है ना भैया? अच्छा, इस तरह की केस स्टडी को ले लेता हूं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों वापस आओ, वापस आओ। प्यारे दोस्तों फिर मैं आपको कहता हूं, अब चाइना के अंदर लॉकडाउन लगा पिछले 2 महीनों के दौरान। अब लॉकडाउन से रिलैक्सेशन मिल गया, तो उससे रिलैक्सेशन आ रहा है। चाइना के लॉकडाउन के कारण इंडिया का कौन सा एनवायरनमेंट इफेक्टेड हुआ? अब ज्यादा बोलने हैं, एक से ज्यादा बोलने हैं। क्या इकोनॉमिकल हुआ? हाँ हुआ। पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल इफेक्ट हुआ। टेक्नोलॉजिकल हुआ? हाँ हुआ। टेक्निक हम वहां से चिप या रॉ मटेरियल वहीं से लेकर आते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है, हुआ ना भैया? सोशल हुआ? यहाँ पे लॉकडाउन, चाइना का लॉकडाउन देख के यहाँ पे लॉकडाउन, भाई वो फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, अभी सेकंड फेज के अंदर हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, सोशल नहीं हुआ। लीगल हुआ? नहीं हुआ। पॉलिटिकल हुआ? नहीं हुआ। क्लियर है? कौन कौन से इफेक्टेड हुए? टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। कौन कौन से एनवायरनमेंट नहीं हुए? हाँ सॉरी, सोशल नहीं हुआ, लीगल नहीं हुआ और पॉलिटिकल नहीं हुआ। आर यू गॉट इट? तो इस तरीके से कि डिफरेंट केस स्टडी को लेकर आ सकता है। मैं एक चीज और, आज दिन में आपको केस स्टडी बताया था ना मैंने, यूएसए का पाप रिसेशन को ले आया कौन? इन्फ्लेशन ले आया क्या? कौन ले आया? यूएसए। सो प्यारे दोस्तों, यूएसए के अंदर सबसे पहले सरप्लस मनी की सप्लाई की। इससे बताओ हमारे देश का कौन सा एनवायरनमेंट इफेक्टेड हुआ? पक्का इकोनॉमिकल ना? तो हमारे में भी मॉनेटरी पॉलिसी सरकार को बदलनी पड़ी, है ना भैया? तो उससे बचने के लिए सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई। सो मॉनेटरी, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। फिर एक बात और करते हैं प्यारे दोस्तों, वियतनाम के अंदर कार में लगने वाली एक चिप बनती है। क्या बनती है? वो चिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कार में लगने वाली वो चिप की प्रोडक्शन वियतनाम में, उसकी सप्लाई कोरोना के दौरान कम हो गई। कम हुई तो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी। प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गई तो प्रोडक्शन को डिक्लाइन शॉर्ट पीरियड में तो किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता। तो प्यारे दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर चिप की, कार के चिप की स्कैरसिटी हो गई। कौन सा एनवायरनमेंट इफेक्टिव हुआ? चिल्ला के पक्का ना? टेक्नोलॉजिकल? कोई पूछो ना दोस्तों, और तो कोई नहीं ना? सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर प्यारे दोस्तों अभी एक और बोलता हूँ, प्यारे दोस्तों इंडिया के अंदर अभी एक मंदिर के अंदर मंदिर मस्जिद विवाद दोबारा से आ रहा है। कैसा आ रही? मंदिर मस्जिद कैसे आई? शुरुआत कैसे हुई इसकी? एक मंदिर के अंदर, एक मस्जिद के अंदर लोगों ने कहा, वहाँ पे वाह भाई तेरी जानकारी तो बहुत अच्छी है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है। क्लियर है ना भैया? सो ये इसके कारण कोर्ट सामने आया, उसने स्टे दे दिया, उसको लॉकडाउन, उस एरिया को पूरा सील कर दिया और अब ये मुकदमा चल रहा है। और ज्ञानवापी मस्जिद तक ही नहीं, अब हिंदुस्तान में फैली हजारों मस्जिदों के अंदर इस तरह के डिफरेंट क्लेम्स आ रहे हैं।
कौन सा एनवायरनमेंट इफेक्टेड हुआ? चिल्ला के बोलो ना प्यारे दोस्तों। दो तरह के एनवायरनमेंट है, सोशल और पॉलिटिकल। पक्का? अब रियल के अंदर इनमें से ज्यादा कौन सा है? एक बात बताओ, ये मस्जिद मंदिर सोशली हम सबको इफेक्ट कर रहा है या पॉलिटिकल है? ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है भाई। आप और हम इफेक्टेड नहीं हो रहे इससे। पक्का? मतलब कि आपका दोस्त कोई मुसलमान है तो लड़ने बैठ जाएगा ज्ञानवापी, ऐसा कैसे बोलोगे? भाई तू मेरा दोस्त है। ये तो पॉलिटिकल चल रही है, पार्टी वाले लोग कर रहे हैं, पता नहीं रियल में क्या है। लीगल एनवायरनमेंट, कानून बन गया उसको लेकर कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, इट्स ओके, पर कानून तो नहीं बना ना पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो लीगल एनवायरनमेंट तो नहीं बदला ना दोस्तों। आर यू गॉट इट? सबको आया? पक्का आया? प्रेजेंट केस सिनेरियो से आएंगे केसेस। अभी क्या हुआ, 4 दिन से न्यूज किसकी चल रही है? महाराष्ट्र चल रही है। कहाँ चल रही है? अब वो तो सोल्जर्स का मुद्दा तो खत्म कर दिया ना, खत्म हो गया ना, वो तो 4 दिन पुरानी बात हो गई। सो अब क्या चल रही है? हाँ, उद्धव ठाकरे के कितने विधायक लेके भाग गया एक आदमी? 36 विधायक लेके भाग गया। और कहाँ भाग गया? पहले गया गुजरात, उसे लगा गुजरात गड़बड़ हो जाएगी तो वहां से सीधा प्राइवेट प्लेन उठा करके कहाँ चला गया? गुवाहाटी, आसाम में चला गया। कहाँ चला गया? आसाम के अंदर चला गया। और वहां पे बैठे हुए सेफ्टी के अंदर किस पार्टी ने कराया? कांग्रेस ने कराया। किसने कराया? कौन सा एनवायरनमेंट हर्ट हो रहा है? इट इज प्योर पॉलिटिकल ड्रामा, है ना भैया? और कोई मतलब ही नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। हिंदुस्तान ने अभी कश्मीर में सेक्शन 370 अबॉलिश कर दिया। उससे कश्मीर का बिल्कुल सिनेरियो बदल गया। कौन सा एनवायरनमेंट? प्यारे दोस्तों, अब एक भाई बोला सोशल, हाँ कश्मीर में तो सोशल एनवायरनमेंट बदल गया। पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकली बदल गया, लीगल भी। अब ज़्यादा क्या है इनमें? सबसे बेस्ट लीगल, क्योंकि ये पार्लियामेंट में कानून बन के आया, तो इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट। क्या ये समझ में आया? एक से ज़्यादा एनवायरनमेंट लगे तो बेस्ट का कैसे चुनाव करेंगे? पक्का इस पे यही आया ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। आर यू गॉट इट? पक्का आ गया। चलें आगे। अच्छा, अग्निपथ पॉलिसी गवर्नमेंट अभी लेकर आई, बताओ वो कौन सा एनवायरनमेंट है? चिल्ला के। तो बिल्कुल गैजेट पास किया उन्होंने अपना, और उसके अंदर कानून बना दिया और मेथड बदल दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीगल, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल। वैसे भी सोल्जर्स में पॉलिटिकल ने ड्रामा नहीं करते। अग्निपथ का ये मेथड सोल्जर्स का अपॉइंटमेंट का चेंज करके गवर्नमेंट ने बुरा किया या अच्छा किया? हो सकता है कुछ के लिए बुरा हो सकता है कुछ के लिए अच्छा हो, लेकिन ज्यादा के लिए क्या है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, डिफेंस बजट का लगभग 75% हम सैलरी और पेंशन में बांटते हैं। एंड ओवर मेजॉरिटी बजट डिस्ट्रीब्यूट नॉट इन डायरेक्ट सैलरी, पेंशन में जाता है। और प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे ये रेशो बढ़ती जाएगी, तो न्यू इक्विपमेंट खरीदने का हमारा जो रिसोर्सेज है वो घटते जाते हैं। अगले 10-15 साल तक तो बहुत कम हो जाते। कोई प्रिडिक्ट कर रहा था 20 साल बाद नए इक्विपमेंट हम खरीद ही नहीं सकेंगे। तो सरकार ने उससे बचने के लिए पेंशन को जीरो कर दिया। किसको जीरो कर दिया? तो सैलरी और पेंशन का बजट अब भविष्य के अंदर सरकार की अपनी कोशिश है उसे घटाकर पहले 50% और स्टैंडर्ड लगभग 25% माना जाता है, वहाँ तक लेके आएंगे तो हम नए वार्स फेयर के और नए इक्विपमेंट को परचेज कर सकेंगे। दैट्स वाई ओवरऑल इंडिया के हिसाब से अपनी मिलिट्री के हिसाब से इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। हालांकि जिन बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो अभी तैयारी कर रहे हैं कोई बच्चे, तो तैयारी कर रहे हैं 3 साल के, अभी एक खास पेपर की सरकार नई पॉलिसी लाए, वो 1 साल तैयारी करते करते हो गए, तो उन बच्चे लोगों के लिए तो गलत हुआ। तो उनके साथ तो उनकी 1 साल की पढ़ाई खराब हो गई। तो सरकार को क्या करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, बस सरकार को बस ये करना था, इसको आज नोटिफाइड करती, कहते हैं इस साल के बच्चों के लिए नहीं है, इस साल के बच्चे पुराने तरीके से पास हो लो और अगले साल से हम इसे अप्लाई कर देंगे। तो कोई विरोध ही नहीं करता, कोई स्टूडेंट विरोध नहीं करता इसका। आर यू गॉट इट? पक्का ना भैया? सो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, ये बच्चे लोग विरोध किए, ये कौन सा एनवायरनमेंट है?
चिल्ला के बोलो, सोशल या पॉलिटिकल? पॉलिटिकल टच भी आया, बीच में कांग्रेस भी आ गई, बाकी पार्टी भी आ गई, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर से मूव किया था या बच्चे लोगों का था? बच्चे लोगों का था। गांव देहात में ट्रेनों को रोक दिया, उनमें आग लगा दी। पॉलिटिकल मूव ऐसे नहीं होते। आर यू गॉट इट? सो इट्स अ सोशल मूव। क्या है मूव था? अच्छा, फिर एक चीज पूछता हूँ, यहाँ तक आ गया। अच्छा, 2 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लोगों ने सीज करके रखा। कौन सा एनवायरमेंट? क्यों? वो कांग्रेस की चाल थी? थोड़ा बहुत पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल के अलावा सोशल ज्यादा है भैया। उनको थ्रेट करती थी न्यू फार्मर पॉलिसीज, तो उनके कानून आड़े आते थे। सारे हिंदुस्तान के किसानों के अगेंस्ट है वो कानून, या पंजाब और हरियाणा के किसानों के? इसीलिए सबसे ज़्यादा वही सारे के सारे किसान आए और उन्होंने उनको रद्द करवा दिया। 2 राज्यों के किसानों ने पूरा खेला। क्लियर है? कौन सा एनवायरमेंट? सोशल। अब ये पॉलिटिकल टच था, सोशल और पॉलिटिकल दोनों था, लेकिन ज़्यादा सोशल था। क्लियर है ना भैया? सो फिर आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले किसी भी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी हमने कब बदली? 1991। 1991 से पहले हम कैसी इकोनॉमी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम 3 पॉलिसीज को लेकर आए, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। बहुत चर्चा कर चुका, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हम ग्लोबल हो गए, लिबरल हो गए, प्राइवेट सेक्टर को कहा भाई आप ही आके काम करो, गवर्नमेंट का काम गुड गवर्नेंस है, प्रोडक्शन करना नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले किसी भी देश की कौन सी पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द सेकेंड इज हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कितनी होती है? जीडीपी। क्या भैया? जीडीपी। और जीडीपी के साथ वो प्रोडक्शन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो हम कितनी जीडीपी करते हैं एक साल के दौरान, एक पीरियड के दौरान, और हमारी वो जीडीपी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट लोगों के अंदर है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीडीपी अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फेवरेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, और जीडीपी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अनफेवरेबल ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। क्या समझ में आया प्यारे दोस्तों? इंडिया में जीडीपी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वल है? तो फेवरेबल या अनफेवरेबल? फिर द नेक्स्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दोबारा बोलो, क्या भैया? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं? बैलेंस। फेवरेबल कब होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, तो हम ज्यादा बेचेंगे माल, फायदा आएगा पक्का। अनफेवरेबल कब होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो। अच्छा, किसी इकोनॉमिक के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल होना चाहिए। तो क्या ज़्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। अब आते हैं इंडिया का। इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उसके अनफेवरेबल होने के बावजूद भी अच्छा है। क्यों? गुड मेरे दोस्त, क्योंकि हम जब इंपोर्ट करते हैं वो 2 चीज़ों का करते हैं, कैपिटल गुड्स का। किसका भैया? सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स का। वो कैपिटल गुड्स जो इसका ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमारा खर्चा है या एसेट्स है? तो फ्यूचर के अंदर हम बढ़िया हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होते हुए इंडिया का बेटर कंडीशन कैसे है? क्या ये समझ में आ गया कुछ? चलो दोस्तों आगे चलेंगे। देन क्या भैया? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो पॉलिसी रिगार्डिंग द मनी। तो सरकार मनी की डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करके रखती है। किस किस को कंट्रोल करके रखती है? डिमांड और सप्लाई को। सरकार डिमांड और सप्लाई को किसकी हेल्प से कंट्रोल करती है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई की तरफ से कंट्रोल करती है। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? सीआरआर की हेल्प से। किससे भैया? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर? अच्छा, अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दे तो बाजार में मनी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना। कैश रिजर्व रेशो घटा दे तो मनी बढ़ जाए। अभी रिसेंटली सीआरआर को क्या किया है? बढ़ाया है, क्योंकि सरकार इन्फ्लेशन से बचने के लिए बाजार में सप्लाई ऑफ मनी जो कि यूएसए के कारण बढ़ी, उसको कम करना चाहती है। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई और सीआरआर। प्यारे दोस्तों, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कभी कभी लगाती है, एंड दैट इज कॉल्ड
SLR क्या फुल फॉर्म बोलो? स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशो। एक चीज और, गुड, मोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। चिल्ला के बोलो, मोनेटाइजेशन एंड डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन सरकार हर साल करती है या कभी कभी करती है? ये रेकरिंग पॉलिसी नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन में जब एक्सेस मनी बाजार में होगी तो लिक्विडिटी को ख़त्म करने के लिए मनी की करेंसी को क्या करेगी? ख़त्म कर देगी, पक्का। अब प्यारे दोस्तों, रीमोनेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन करो। सरकार हमेशा नोट छाप के बाजार में नहीं फेंकती है, फेंकती है, उससे सप्लाई घटती है या बढ़ती है? तो दे आर अंडर द कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। देन क्या है भैया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या भैया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ आती हैं? रोड, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना भैया, डिफेंस। तो ये सारे के सारी चीज़ें आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। किसी भी इकोनॉमी के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, और बुरा है तो बुरा है। आर यू गॉट इट? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि यूक्रेन के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, रशिया ने सारा तबाह कर दिया, अब क्या होगा? बहुत बुरा होगा। उसकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़त्म है, वो लगभग 50 साल पीछे चला गया। नहीं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, सोशल पे भी। इंडिया में अच्छा एक बात बताओ, इंडिया के अंदर एम्स की बिल्डिंग गिर गई तो हमारे हो सकता है 1500 लोगों को इलाज के लिए जगह नहीं मिले, तो आपका फैशन और टेस्ट बदल जाएगा, बोलो ना। तो सोशल इन्वायरमेंट तो इफेक्ट नहीं हो यार। ये तो पाकिस्तान आके अटैक कर दिया, चाइना से, पाकिस्तान से हम 2 बार जीत गए, चाइना से एक लड़ाई हार गए, सोशल इन्वायरमेंट हमारा चेंज हुआ क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। आप और हम ऐसे ही बोलते हैं, चाइनीज बोलना स्टार्ट नहीं कर दिया। चले दोस्तों आगे, नेक्स्ट पूछते रहना। कौन सा एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक पॉलिसी, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके ऊपर बहुत केस स्टडी बन सकती है, ये पॉइंट वाइज ध्यान रखना। देन क्या भैया? सरकार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे वापस आता हूँ भैया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी? 1991 में। आज इसका कौन सा जनरेशन चल रहा है? 6 जनरेशन रिफॉर्म चल रहे हैं। कौन से भैया? 6 जनरेशन रिफॉर्म। कैसे कैसे चल रहे हैं? सबसे पहले न्यू मोदी गवर्नमेंट ने इसी रिफॉर्म को आगे बढ़ाया, मेक इन इंडिया पॉलिसी चल रहा है। क्या भैया? तो सरकार ये कहती है किसी को भी बाहर वाले को सरकार इंपोर्ट करना है तो बोले हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप हिंदुस्तान में आ जाओ, हमारे यहाँ बैठ के माल को बनाओ और तब हम आपसे खरीद लेंगे। एंड दिस पॉलिसी इज कॉल्ड मेक इन इंडिया पॉलिसी। द सेकेंड इज कॉल्ड न्यू ट्रेड पॉलिसी। न्यू ट्रेड पॉलिसी को अब सरकार ने नाम दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी। क्या भैया? तो सरकार रेड टेपिज्म को खत्म कर रही है। किसको दोस्तों? तो सरकार कहती है अब आपको परमिशन लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए किसी बाबू के पास नहीं जाना, आप सारा डाटा ऑनलाइन कर दिया, सारा डाटा ऑनलाइन फीड करो, आपको फेस टू फेस किसी से नहीं मिलना, तो ऑनलाइन ही एक्सेप्टेंस आ जाएगी, पक्का ना? इससे जल्दी हो जाएगा और रेड टेपिज्म एबॉलिश हो जाएगा। फिर क्या भैया? यार दोस्तों, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिशिएंसी और फिजिकल रिफॉर्म। फिजिकल सरप्लस 2 होते हैं, पर होता क्या है ये? नहीं कृष्णा, गवर्नमेंट ना करती तो कंट्रोल सारा ही गवर्नमेंट है बहन। प्यारे दोस्तों, आप जरा दोस्तों समझना, गवर्नमेंट की कमाई नहीं होती है, होती है, गवर्नमेंट का खर्चा नहीं होता है या होता है। प्यारे दोस्तों, फिजिकल बैलेंस गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को कहते हैं। अनफेवरेबल कब होगा? डेफिशिएंट फिजिकल बैलेंस कब होगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम फेवरेबल। फिजिकल बैलेंस कब होगा? जब इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर। अब आजादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान में बताओ फेवरेबल है या डेफिशिएंट फिजिकल बैलेंस है? हमारा एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा और इनकम हमारी कम है। अगर ऐसा किसी इकोनॉमी के साथ 10 साल भी हो जाए, जैसे अभी हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हुआ, श्रीलंका के साथ, उसका फिजिकल बैलेंस बिगड़ गया, अनफेवरेबल हो गया, और इतना बिगड़ गया जिसकी कोई हद नहीं, बैंकरप्ट हो गई कंट्री। क्या हो गई भैया? वो बैंकरप्ट कब होती है कोई कंट्री?
जब बाहर से जिनसे लोन लिया उनको लोन ही ना पे कर सके, देन द कंट्री बिकम द बैंकक्रप्ट। क्लियर है ना? तो कंट्री बैंकक्रप्ट हो गई। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान का भी फिजिकल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद आज इतने 75 ईयर के बाद भी हम बैंकक्रप्ट नहीं हुए। क्यों? नो, छोटा कारण है सही, पर इसी का एक्सपेंडिचर और इनकम का बड़ा कारण है। प्यारे दोस्तों, हम खर्चा ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये आज़ादी के बाद से आज तक खर्चे की एक लिमिट है। प्यारे दोस्तों, हमारे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स आए देश के अंदर, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार आई, अलग अलग लोग आए, अलग अलग विधायक आए जो खर्च करते थे, लेकिन इन सभी लोगों ने एक चीज़ को जाने अनजाने फॉलो किया, ये एक्सपेंडिचर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करते थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करते थे। किस में करते थे भैया? और इसीलिए प्यारे दोस्तों, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हुए भी वो सारी हमारी क्या असेट्स है, तो इसीलिए हम बच गए। क्लियर है ना? अब प्यारे दोस्तों, 2001 के बाद कुछ गवर्नमेंट ने, जिसमें फेमस वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल है हिंदुस्तान का पंजाब गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? अकाली दल 2001 के बाद वहाँ शासन के अंदर आया, कांग्रेसियों के बाद जब अकाली दल आया तो उसने पहली बार इस चीज को छोड़ दिया और एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर छोड़कर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिए इनकम से। और प्यारे दोस्तों, हंसता खेलता पंजाब 2001 से पहले सभी हिंदुस्तान के स्टेटों में नंबर 1 पंजाब, जो सबसे ज़्यादा कमाता था वो पंजाब, आज उसकी हालत यह है सबसे गरीब पंजाब, सबसे डेफिशिएंट रिफॉर्म, सबसे डेफिशिएंट फिजिकल बैलेंस है। तो सरकारों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए कि कोई और गवर्नमेंट लोग लुभावने वायदे करके ऐसा नहीं कर दे। इवन दिल्ली गवर्नमेंट भी इस राह पे चल पड़ी थी, केजरीवाल की सरकार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह एक्सपेंडिचर बढ़ा रखे हैं अभी भी, पर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पास किया एक रूल कि किसी भी स्टेट का फिजिकल बैलेंस बोले तो एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़कर। किसको छोड़कर? अब प्यारे दोस्तों, तो इस कानून के बनने के बाद हमारे अलग अलग राज्यों की सरकारें जो इधर उधर भटक गई थी अब वो ठीक रहेगी। तो हम इस तरीके से फिजिकल रिफॉर्म करने में काबू कर पाए ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट इज मॉनेटरी रिफॉर्म। मॉनेटरी रिफॉर्म में मॉनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन, CRR, SLR, पक्का ना? देन द नेक्स्ट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म स्टार्ट हुए कब? 1992 में। कौन सा एक्ट बनाया? सेबी एक्ट। कौन सा एक्ट? सेबी एक्ट 1992 कहते हैं। कब बना था? 1992 में। तब हमने कैपिटल मार्केट रिफॉर्म की शुरुआत करी, सेबी को लेके आए। सेबी एनालाइज करता था बाजार में और जो हेरा फेरी रोज करते थे उनको पकड़ता था, जेल में डाल देता था, उनके अगेंस्ट पनिशमेंट लेके आता था। प्यारे दोस्तों, इसी चीज को बढ़ाते हुए सरकार ने 2013 में किसको अमेंड कर दिया? कंपनी एक्ट को। क्या किसको अमेंड कर दिया? और कंपनी एक्ट के अंदर अब इस तरीके के प्रोविजन क्लॉजेस डाल दिए कि सरकार बगैर पार्लियामेंट में जाए कभी भी कंपनी एक्ट को अल्टरेट कर सकती है। दिस इज सारा किस मार्केट को कंट्रोल करने के लिए? कैपिटल मार्केट में। कोई कैपिटल मार्केट में फ्रॉड ना हो जाए। अगर कैपिटल मार्केट में फ्रॉड हुआ तो पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे ना। कौन से क्राइसिस आ जाएंगे? कौन से रिफॉर्म्स हैं प्यारे दोस्तों? 6 जनरेशन रिफॉर्म है। पहला रिफॉर्म मेक इन इंडिया पॉलिसी, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिजिकल रिफॉर्म, डिमोनेटाइजेशन एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कौन सा? एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट में क्या आता है भैया? सबसे पहला क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम किस तरीके से जीवन को आसानी से जी रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर बस्तर जिला पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? बस्तर पड़ता है, सुकमा पड़ता है। तो बस्तर जिला का आदिवासी का कंपेयर हम करें अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले आदमी से, किसका क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा? आप पक्का यकीन से कह सकते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, ये गलत है। हो सकता है न्यूयॉर्क में रहने वाला आदमी भटकती आत्मा हो, वो 24 में से 18 घंटे काम करता हो और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आती हो, या मॉनेटरी टर्म में बिल्कुल नहीं कह रहे चर्चा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। हो सकता है बस्तर के सुकमा जिले के अंदर रहने वाला आदिवासी पहाड़ पे 4 घंटे काम करता हो, जंगल में खेलता हो, बच्चों के साथ खेलता हो,
समाज के साथ अच्छे से रहता हो, समाज के साथ अच्छे से कंट्रीब्यूट करता हो, अपने पेड़ों के लिए, जंगल के लिए मरता हो, तो हो सकता है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा हो। तो सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। यहाँ केस स्टडी में लोग ना जानबूझ के पैसे का जिक्र कर देंगे, तो पैसा इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ लाइफ। याद रखना दोस्तों इस चीज को, क्लियर है ना भैया? सो द नेक्स्ट इज कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या भैया बताओ, इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कम होता है या बहुत होता है? अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान में कंपेयर करें तो पाकिस्तान में और भी ज़्यादा होता है। इंडिया, पाकिस्तान और अरबियन कंट्रीज़ में कंपेयर करें तो अरबियन कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा, बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। तो प्यारे दोस्तों, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में भी इक्वली था पाकिस्तान के कंपैरिजन में, बट वी अबॉलिश द पर्दा प्रथा। था ना? कौन सा अबॉलिश किया? पर्दा प्रथा। फिर 3 तलाक को अबॉलिश किया, हो गया ना 3 तलाक अबॉलिश। तो प्यारे दोस्तों, इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम कर रहे हैं। जितना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, इक्वालिटी होगी, वो फेवरेबल सोशल इन्वायरमेंट होगा। और जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जितना ज़्यादा होगा, वहां अनफेवरेबल सोशल इन्वायरमेंट होगा। फिर क्या भैया? बर्थ रेट एंड, अच्छा, बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस को कहते हैं ग्रोथ रेट। असल में ग्रोथ रेट लेना था, तो किसी इकोनॉमी में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मरते हैं, तो उससे पता चलता है ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ होगी तो हमें पता चलेगा उसका सोशल इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट होगा। अच्छा बताओ, चाइना की बात करते हैं। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया लगभग 40 साल के दौरान। 1 चाइल्ड पॉलिसी को अभी अभी उनके लीडर मिस्टर चिन ने अबॉलिश कर दिया ना भैया? तो क्यों एबॉलिश किया? क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई थी, और इसी कारण से प्रिडिक्ट है अगले 20 सालों में चाइना बूढ़े के लोगों का पूरा कंट्री बन जाएगा, और उसको सेव करने के लिए उसके पास यंग ब्लड नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अबॉलिश कर दी। तो ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये हमारे सोशल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है ना भैया? पक्का ना भैया? अच्छा, देन नेक्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में एक चीज़ पे और लेके आते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में, 20 साल बोले तो 1991 से ये पाप शुरू हुआ और लगभग 2015 तक चला, अब बच गए हम। सो प्यारे दोस्तों, 2015 तक हमारा नेबरिंग स्टेट हरियाणा सबसे ज़्यादा चाइल्ड गर्ल्स को छोड़ते थे या पैदा होने से पहले मार देते थे? पैदा होने से पहले ही मार देते थे। ये कौन सा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, कोई और या सोशल इन्वायरमेंट? तो वहां पर अगर हम हरियाणा में जाकर देखें तो मेल फीमेल रेशो सही है या बिगड़ी हुई है? बिगड़ी हुई है। प्यारे दोस्तों, 100 मेल्स के ऊपर कोई 83 फीमेल्स हैं, तो उनका सोशल इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है। पक्का ना? कितने लोग बगैर फैमिली के रह जाएंगे? पक्का 17 मेल, है ना भैया? या फिर वो दूसरे राज्यों के अंदर जाएंगे, पक्का ना? सो दैट इज सोशल एनवायरनमेंट, बर्थ रेट, डेथ रेट। देन द नेक्स्ट इज कॉल्ड एजुकेशन। तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन या लेवल ऑफ एजुकेशन हमारा कितना है? केरला और राजस्थान का किसका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है? केरला का अच्छा है, राजस्थान का अच्छा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कहाँ जो गलत तरह की खबरें हैं वो कहाँ ज़्यादा आसानी से फैल जाएंगी, कहाँ मुश्किल से फैलेंगी? आर यू गॉट इट? तो ये हमारे सोशल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, लेवल ऑफ एजुकेशन। देन हमारे क्या भैया? ट्रेडिशंस बोले तो हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारे त्यौहार हम कौन कौन से बनाते हैं, कब छुट्टियां चाहते हैं। पक्का ना? बच्चे लोग कब छुट्टियां चाहते हैं? बोला 2 महीने की छुट्टियों के अंदर तो कहीं घूमने को जाना चाहिए गर्मियों के दौरान। तो इस साल छुट्टियां मिली नहीं मिली? इस साल नहीं मिली या 2 साल से नहीं मिली? कोई बात नहीं, इस साल जाना है, लेकिन अच्छे कॉलेज जाना है दोस्तों। पक्का? पक्का। लेकिन फिर कह दो छुट्टी मनाने नहीं जाना। कभी कॉलेज में पहुंच जाओ, पढ़ के बहुत लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पिकनिक स्पॉट पे आ जाते हैं, उन्हें लगता है पिकनिक मूड पे आ गए तो कैरियर तबाह कर लेते हैं। कॉलेज पढ़ने का जगह है। सो क्या क्या आएंगे सोशल इन्वायरमेंट में? क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेडिशंस। सो प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट, प्यारे दोस्तों, ये फैशन, टेक, ये आजकल लोग कंप्यूटर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा,
खाना कैसा पसंद करोगे? पैक्ड फूड ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं हमारे, तो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये सारा कौन सा एनवायरनमेंट है? कौन सा एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट। सो प्यारे दोस्तों, देन नेक्स्ट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बोले तो हमारे देश में कानून जो है उसने एक एनवायरनमेंट बनाया। कानून का हमारा लॉ कैसा है? दो चीजें आती है, लॉ कैसा एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। वर्ड बड़ा कीमती है, दोबारा बोलना। कानून तो बहुत देशों के अंदर है, लेकिन कानून को कितना सख्ती से इम्प्लीमेंट कराती है, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। वो कितना अच्छा है, दैट मिक्स करके कौन सा एनवायरनमेंट बनाता है भैया? भैया थोड़ा सा रह गया, वो तो लीगल था, अभी कौन सा है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमारे यहाँ पर कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है? तो प्यारे दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल सिस्टम कौन से हैं? एक तो है कैपिटलिस्ट। कौन सा भैया? कौन सी कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री कहलाती है? यूएसए। फिर सोशलिज्म। कौन सी सोशलिज्म? रशिया और चाइना। फिर आता है मिक्स, जहाँ दोनों, इंडिया। पक्का। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है भैया? तो मिक्स है। तो ये हमारे एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। सो प्यारे दोस्तों, देन द प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। अभी लीडर कौन है? मोदी जी। उनका प्रोफाइल कैसा है? वो एक खास तरह के लोग हैं, खास तरह के पर्सन है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, है ना भैया? मनमोहन जी वो भी अच्छे इंसान थे, लिबरल थे, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते थे। तो पॉलिटिकल लीडर कैसे काम करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है, तो वो भी हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस। बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करती है, करती है? मनमोहन जी के ज़माने में ज़्यादा करती थी या मोदी जी के ज़माने में? मोदी जी के ज़माने में ज़्यादा हो रहा है। कभी डिमोनेटाइजेशन आ रहा है, कभी टैक्स रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो इससे हर एक बिजनेसमैन ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। सो प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना है बिजनेस में? इंटरवेंशन गवर्नमेंट का ज़्यादा हो तो अच्छा, और कम हो तो? कोई ऐसी कंट्री का ना जहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंट करती ही नहीं है, तो टैक्स नहीं लगाती, लगाती है, कम लगाती है। प्यारे दोस्तों, यूएई, दोबारा बोलता हूँ, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। तो प्यारे दोस्तों, इस कंट्री ने पिछले 70 सालों से अपने लोगों पे कोई किसी तरह का टैक्स ही नहीं लगाया, किसी तरह का। पहली बार टैक्स अभी कोविड के बाद लगाया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, तो उससे बचने के लिए 5% मात्र जीएसटी लगाया। कितना परसेंट? 5%। तो प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम है ना। सरकार कहती है जो मर्जी काम करो, फ्री छोड़ दिया, क्लियर है? इवन इंडियन भी वहाँ पे जाके कोई भी काम करे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट के पास आमदनी कहाँ से आती? ऑयल से। वहाँ टूरिस्ट नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, क्या है? ऑयल। लेकिन उनका टारगेट क्या है? 2050 तक ऑयल उनके पास खत्म हो जाएगा। 2050 तक ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑयल खत्म हो जाएगा, अब्सोल्यूट हो जाएगा, या लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो तब अपनी इकोनॉमी को टूरिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लेंगे, कर रहे हैं ना वो बहुत तेजी से। सो ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम थी। फिर क्या भैया? फॉरेन पॉलिसी। क्या भैया? तो सरकार अभी बताओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को इनवाइट नहीं करती या करती है? 1991 से पहले कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता था, छोड़ते थे, वे धक्के मार के भगा देते थे। फिर हमारे यहाँ के डोमेस्टिक कोई पॉलिटिकल लीडर से कहते थे कोक आ गए, कोक नहीं पीना, गांधी जी का सत्याग्रह करना है, आग लगा दो, कपड़े फॉरेनर्स के नहीं पहनने, कोई फॉरेन की चीज़ नहीं यूज़ करनी, एंड दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी ना भैया। तो 1991 से पहले वी हैव डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी, अभी डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी हो गई, और वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। पक्का ना भैया? द नेक्स्ट इज कॉल्ड लीगल इन्वायरमेंट। क्या भैया? लीगल इन्वायरमेंट, किसी देश का कानून क्या है और वो कानून को कितना तरीके से एनफोर्स करता है। बताओ, इंडिया के अंदर एनफोर्समेंट दिल्ली में अच्छा है या कश्मीर में? कश्मीर में कहाँ है एनफोर्समेंट? आतंकवादी वो AK-47 लेके घूमते हैं, 4 बार देख के आया मैं। अब अच्छा हो गया। अगर इन जनरल बात करूँ, अभी भी मिलिट्री है, मिलिट्री बैठाई गई है, तो वहाँ दिक्कत तो है ना। सो प्यारे दोस्तों, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ दिल्ली में बहुत अच्छा है। हम कश्मीर के बारे में सुनते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ कोई अच्छा नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल मिलिट्री गन दिखाती है तो सही हो जाता है, नहीं तो सही नहीं होता वहाँ पे। सो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सेक्शन 370 के रिमूव करने के बाद वो भी पटरी पे आ चला है, और वहाँ भी एनफोर्समेंट ऑफ लॉ अच्छा हो चला है। सो प्यारे दोस्तों, लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट में सबसे पहले आता है फर्मा। क्या भैया? कीवर्ड बताना। फेयर से
FERA से सरकार ने पॉलिसी को बदल दिया, फेरा को बदल दिया फर्मा में। ध्यान से सुनना, ये CUET में बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी लिखते वक्त तो कोई बच्चा लिखता था, कोई नहीं लिखता था, पर वो पूछेगा फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। दोबारा बोलो। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में सरकार ने 1991 लिबरलाइजेशन पॉलिसी से पहले फेरा लगा रखा था। फेरा के अंदर सरकार ये कहती थी, अगर आपके पास अमेरिका या UK के डॉलर या येन हुए जापान के, तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? क्योंकि सरकार को खतरा था, अगर ये अमेरिकन डॉलर या UK के डॉलर्स को हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी इंडियन करेंसी नहीं चलेगी और लोग इसी में एक्सचेंज करने लग जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए सरकार ने क्या लगाया? फेरा। फेरा में कोई भी किसी भी पीपल को अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रखने की परमिशन नहीं थी। अब सरकार जैसे 1991 में इंडिया डेवलप हो गया, फेरा को कन्वर्ट कर दिया फर्मा में। किस में भैया? चिल्ला के, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंदर सरकार ने कहा, भैया आप अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रख सकते हो, लेकिन सरकार को बता के रखना। किसको बता के रखना? डिस्क्लोज करना कि हमारे पास इतने ही है ना, इतने डॉलर्स हैं, पक्का, तो आप आराम से रख सकते हो। अगर आपने बता के नहीं रखे और आपके घर में मिल गए तो सरकार जेल में डाल देगी, पक्का। तो सरकार ने क्या एक चेंज कर दिया? फेरा को किस में कन्वर्ट कर दिया? फर्मा। एंड दिस इज कॉल्ड लीगल इन्वायरमेंट ना। फिर लॉ ऑफ बिजनेस। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में लॉ ऑफ बिजनेस के लिए चलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या भैया? तो आप बिजनेस के क्या क्या दूसरों से एग्रीमेंट कर सकते हो और कैसे उसको इम्प्लाई कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ बिजनेस। फिर प्यारे दोस्तों, लॉ ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में दो चीज आते हैं, इंपोर्ट लॉ एंड एक्सपोर्ट लॉ। कौन कौन से लॉ? 11वीं की क्लास में क्या पढ़ा होगा? इंपोर्ट करें तो एक प्रोसीजर है, एक्सपोर्ट करें तो एक प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लॉ। तो हिंदुस्तान के अंदर कौन से लॉ इन दोनों में से आसान है? एक्सपोर्ट लॉ इज वेरी इजी। आपको कुछ बाहर भेजना हो, सरकार फ्रीली आपके घर आके सर्विसेज देगी, बट इंपोर्ट करना हो, रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठी है सरकार। तो ये एक फॉरेन लॉ ने एक लीगल इन्वायरमेंट बना रखा है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट इज कॉल्ड वेरियस अदर लॉज, बाकी कानून। इंडियन रेंट एक्ट, लेबर एक्ट, ये भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता या करता है? तो प्यारे दोस्तों, कौन कौन से कानून आ रहे हैं? फेरा टू फर्मा, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोले तो बिजनेस लॉ, फिर भैया फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ में कौन कौन से? इंपोर्ट लॉ और एक्सपोर्ट लॉ, फिर बाकी अदर लॉज भी। सब मिलाकर हमारा कौन सा एनवायरनमेंट बनाते हैं? लीगल एनवायरनमेंट। पक्का ना भैया? सबको आ गया? चले आगे। सरकार ने अभी लीगल पता नहीं, लीगल नहीं कहना चाहिए, 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने का तरीका बदल दिया। तो पहले गवर्नमेंट टेक द स्टूडेंट एडमिशन ऑन द CBSE बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड एडमिशन। ना सरकार गवर्नमेंट डिसाइडेड कि CUET बेस्ड लेंगे। कौन सा एनवायरनमेंट? बोलो 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 बोलो। अच्छा, ये सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया कानून? एजुकेशन एक्ट के बेसिस पे किया। अच्छा, बगैर एक्ट के ये कर सकती है सरकार? हाँ, पहले भी कभी दिल्ली के अंदर एंट्रेंस बेसिस पे होता था, पहले भी हम 4-5 पेपर एंट्रेंस बेसिस पे देते थे, कोई कानून तो नहीं बना था। तो कानून से इसका कोई लेना देना नहीं। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सोशल एनवायरनमेंट। सोशल जस्टिस के लिए किया सरकार ने, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में इक्वालिटी नहीं रहती थी। कुछ यूनिवर्सिटी में हल्के पेपर आते थे, कुछ में बहुत अच्छे पेपर आते थे, अब सब लोगों को इक्वल मान लिया जाता था। तो जस्ट फॉर सोशल इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी अडॉप्ट की, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट इज विच डिसीजन? सोशल इन्वायरमेंट है ये। क्या ये आ गया दोस्तों? द नेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास कितनी न्यू इनोवेटिव आइडियाज या टेक्नोलॉजी है और हम कितने तेजी से नई चीजों को सीख सकते हैं। दो चीजें आती हैं। सो सबसे पहले क्या आता है? इनोवेशंस कितनी, हम कितने तरीके इनोवेटिव हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। फिर सीखते ही नहीं, इम्प्रूवमेंट और लर्निंग। बेशक पाकिस्तान में कोई चीज़ नई इन्वेंट हो, चाइना में हो, जापान में हो, हम उनको देख के कितना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड द थर्ड इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इन तीनों को कंपोजिट करें तो कौन सा बनता है? चिल्ला के बोलो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पक्का ना भैया? सो हम
अभी चांद पे मिशन भेजा, पीछे सक्सेसफुल हो गया या फेल हो गया? फेल हो गया। कौन सा एनवायरनमेंट? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दोबारा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छे तरीके के कैमरे नहीं हैं जो रशियन के पास, चाइनीज़ के पास और यूएसए के पास हैं। तो अगर हमारे पास उतने स्मार्ट कैमरे होते, टेक्नोलॉजी होती, तो हम सक्सेसफुल कर गए थे। हमारे पास रॉकेट है, हम वहाँ तक पहुँच गए थे, पर सक्सेसफुल उसको लैंड नहीं कर सके। लैंड रोवर ने काम नहीं किया ना हमारे, तो चले आगे। सो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, देन दिस इज। अच्छा, गवर्नमेंट ये इन्वायरमेंट से अपनी पॉलिसी बनाती है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? प्रोडक्शन बढ़ता है, बाज़ार में चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ता है, नए नए बाज़ार बन जाते हैं। सरकार का अब इन सारी पॉलिसीज़ के थ्रू सरकार पैसा कहाँ खर्च करती है? भैया सरकार पंखे, ट्यूबलाइट बनाकर बेच रही है, पानी, बिजली बनाकर बेच रही है, या सरकार मैनेज कर रही है? तो सरकार ने कहा हम अपना सारा बजट का खर्चा लोगों को मैनेज करने में लगाएंगे, प्रोडक्शन करने में नहीं लगाएंगे। और हिंदुस्तान में भीड़ कम है या बहुत ज़्यादा है? लगभग 140 करोड़ की आबादी है, तो उसके लिए सारी पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। पक्का ना भैया? दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वंडरफुल चैप्टर। कौन सा एनवायरनमेंट? 5 एलिमेंट, कोड वर्ड सेट पल। कौन सा पल? पक्का? अच्छे से आ गए? क्लियर था? मजा आया? अगला चैप्टर कौन सा? प्लानिंग। कर लें स्टार्ट, 5 मिनट बचे। भाई कह रहा 6 घंटे हो गए। चलो दोस्तों रोकते हैं इसको। दोस्त हो गया? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मिल के जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास पहुंच गई। थैंक यू। आपको नहीं।